ओबीसी आरक्षण की तरफ एक बड़ा फैसला संसद ने कर दिया है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेकर देश में अलग अलग प्रदेशों पर समय समय पर अलग अलग जातियां प्रोटेस्ट करती रही हैं कि उनको भी ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए। ऐसे एक समुदाय गुजरात का पाटीदार समाज है, पटेल समाज है, जिसके नेता हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हार्दिक के साथ हम बात करेंगे। हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के गुजरात में। आपने जब ये आंदोलन आज से 6 साल पहले 2015 में शुरू किया था, तो आपने अपने दम पर यह आंदोलन शुरू किया, पाटीदारों को इकट्ठा किया, ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की। आज करीब 6 साल के बाद वो ताकत राज्य सरकारों को मिल गई है जिसकी बात आप चाह रहे थे कि राज्यों के पास हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या आज के दिन अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी सरकार ये बिल लेकर आ गई? देखिए, सबसे पहले सुमेश जी, हम इस बिल का व्यक्तिगत रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैंने कल भी कहा था, लेकिन आज राज्यसभा से भी पारित हो गया और उसमें विपक्ष ने भी पूरे सहयोग दिया है कि भाई ओबीसी संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ गुजरात और चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र की बात हो, सब जगह अलग अलग समुदाय के लोग ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन भी किए और काफ़ी घर्षण भी हुआ, संघर्ष भी हुआ। इसका जो फैसला हुआ है सरकार के द्वारा और विपक्ष के सहयोग से, तो मैंने कल भी गुजरात में कई जगह इस बात को रखा था कि गुजरात सरकार को अब पटेल समुदाय को लेकर सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक सर्वे होना चाहिए। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, वो महाराष्ट्र में मराठों की बात हो सकती है, हरियाणा में जाट समुदाय की बात हो सकती है, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की बात हो सकती है। इन सभी समुदायों का सामाजिक और आर्थिक तौर पे एक सर्वे होना चाहिए कि समाज में हकीकत क्या है। अगर आप सूरत की बात करोगे हमारे गुजरात में, तो वहां पटेल समुदाय की अलग स्थिति है। अगर वही बात अगर हम सौराष्ट्र के किसी गांव में जाएंगे तो वहां पटेल समुदाय की बात अलग है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में अगर बंबई में रहने वाला मराठा है तो उसकी स्थिति अलग है और विदर्भ और मराठावाड़ में रहने वाले मराठा की परिस्थिति अलग है। तो स्वाभाविक तौर पर मैं सच में ये इस बात को लेकर स्वीकार भी करता हूं कि राज्य सरकार को ये जो अधिकार दिया है वो अधिकार कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। लेकिन सुमित जी, हमें एक बात ये भी समझनी होगी, समझते होंगे कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का राज्य सरकार को अधिकार दिया है, तो फिर 50% आरक्षण की सीमा को लेकर भी अब चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा से जो कागज तैयार हुआ है राज्य सरकार के लिए अधिकार देने वाला, लेकिन वो कागज सिर्फ एक रद्दी बन जाएगा अगर उसका ठीक से उपयोग नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि ओबीसी की आबादी, जो कैपिंग है, ये जो सीलिंग है 50% रिजर्वेशन वाली, ये बढ़ाई जानी चाहिए। तो मैं आप ही से पूछता हूं, ये कहां जाके खत्म होनी चाहिए? 60 पे, 65 पे, 70 पे? उस पर भी संशोधन होना चाहिए। ये कहां तक जानी चाहिए? कितना फीसदी रिजर्वेशन होना चाहिए? आरक्षण का मतलब आप और हम, सुमेश जी, आरक्षण का मतलब हम क्या समझते हैं? आरक्षण का मतलब कोई भीख नहीं है। आरक्षण का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। जो समाज मजबूती से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ सकता, तो बिल्कुल उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। अभी भी बता रहा हूं, अभी आपने कहा सामाजिक और आर्थिक तौर पर सर्वेक्षण होना चाहिए। सूरत का पाटीदार अलग है और बाकी जगहों का अलग है। सुनिए ना हार्दिक सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बोल रहा हूं, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, क्योंकि सवाल ही पूछूंगा तभी चीजें निकल कर सामने आ पाएंगी। तो यह भी होना चाहिए कि जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, अपने पैरों पर अपने दम पर खड़े हैं, उन लोगों को आरक्षण की सूची से बाहर कर दिया जाए। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं, भले वो पटेल हो? काफी लोग सुमेश जी ऐसे भी है कि जो सक्षम है, जिसके परिवार से कोई सरकारी जॉब करता है, वो कई लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं लेते। कई ईमानदार भी लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि गरीब का बेटा, किसी विधवा का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी किसान का बेटा इसका ठीक से उपयोग कर सके, इसका ठीक से लाभ। ये स्वैच्छिक होना चाहिए या कानूनी होना चाहिए? आज मान लीजिए स्वैच्छिक हो या कानूनी हो। हार्दिक पटेल इन्फ्लुएंशियल हैं, तो हार्दिक पटेल के परिवार को आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अगर हार्दिक पटेल के समुदाय में कोई गरीब है तो उसको मिलना चाहिए, यही आप कह रहे हैं ना? स्वैच्छिक हो या कानूनन हो? बिल्कुल मैं ये इस बात को मानता हूं।
देखिए कानूनन भी हो सकता है और उसमें स्वैच्छिक लोग भी होते हैं ना सुमित जी। हाँ बिल्कुल अगर होते हैं। मान लीजिए कि समाज के अंदर सभी, मान लीजिए कि पटेल समाज को आरक्षण मिलेगा तो मैं ये कहूंगा कि चलिए मुझे जरूरत नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को जरूरत है। मैंने कई लोग ऐसे देखे, मेरे कई दोस्त थे दलित समाज के अंदर, वो कहते कि यार हम सक्षम हैं लेकिन बेचारा मेरा भाई गरीब है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक और बात है। उसको मजबूत करने के लिए ये लोग उसका सहयोग भी करते हैं कि तुम्हें ये प्रमाण पत्र लेना चाहिए, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाकर इसका फायदा लेना चाहिए। बहुत और अच्छी हमारे बात आप कर आंदोलन रहे के हैं। बाद गुजरात बहुत में अच्छी बात आप कई कर रहे हैं ऐसी योजना है जो हार्दिक। इसी सभी नोट समाज- पर सभी सरकार, समाज को फायदा मोदी दिलाता। सरकार सवर्णों में भी आर्थिक आरक्षण को लेकर आ गई है 10% के लिए, अभी 1.5-2 साल पहले। मैं आपसे पूछता हूं आज के वक्त में इस फैसले के बाद अब क्या आप अपने धुर विरोधी नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी कैबिनेट का? भले ही आप कांग्रेस पार्टी में, पर आप मांग तो आपकी थी ना ये, तब तो आप कांग्रेस में नहीं थे। सुमेश जी 10% आर्थिक आधार पर जब रिजर्वेशन लाया गया तब भी मैंने स्वागत किया था जी। जब ये ओबीसी संशोधन बिल जब लाया गया तब भी मैं स्वागत करता हूं। हम नरेंद्र मोदी जी के जनमत से तो विरोधी नहीं है ना, हम उनकी गलत नीतियों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब पर कोई ये अच्छी नीति तो बात उनकी होगी, ठीक कोई है अच्छा ना। काम करेंगे तो हम उनका स्वागत भी करेंगे। ये नीति तो ठीक है ना, इसमें क्यों नहीं उनका आप देखिए, धन्यवाद मैंने कर दे वही रहे हैं? तो कहा ना कि स्वागत कर रहे OBC हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। ओबीसी संशोधन बिल को लेकर हमने इस बिल का स्वागत भी किया है और सरकार ने जब इस बिल को लाया गया तो आप समझते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा में उसका विपक्ष ने समर्थन किया है। मतलब स्वाभाविक है कि ये जो अच्छी चीज थी उसका हमने स्वागत भी किया। तो अब एक और बात स्वाभाविक है, बताइए, पूरे अब आप एक हिंदुस्तान बात के अंदर बताइए सभी हार्दिक, राज्यों में हार्दिक एक बात बताइए, जो आपकी पूरी लड़ाई थी 2015 में जो शुरू हुई, अब गुजरात का चुनाव भी आने वाला है अगले साल के आखिर में, वहां भी चुनाव है, क्या आपको लगता है कि अब पाटीदारों को आरक्षण मिल जाएगा गुजरात में? रूपानी सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए आप सुमित जी ये बोल रहे हैं कि चुनाव है, इसमें चुनाव के आधार पर कभी राजनीति नहीं करता, ये समझ लीजिए आप। जब हमारी आंदोलन की शुरुआत हुई तब मेरी 21 साल की सिर्फ उम्र थी और हम लोगों ने दम से आंदोलन किया था, किसी से डरते भी नहीं थे, जेल में भी काफी गए हैं जी। अब इस बार जब ये राज्य सरकार को ओबीसी लिस्ट करने का अधिकार दिया है तो हम बिल्कुल ओबीसी कमीशन के सामने अपनी बात रखने वाले हैं और हम ओबीसी कमीशन को ये कहने वाले हैं कि आपने पहले ये बहाना बनाया था कि राज्य सरकार के अधिकृत ये चीजें नहीं आती, सेंट्रल के अधिकृत आती है, तो अब तो राज्य सरकार के अंडर में आई है। तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो सकता है जब तक गुजरात के अंदर सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस समाज का सर्वे नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी बोले हम उस बात से परे रह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस समाज का सामाजिक और आर्थिक तौर पर गुजरात में सर्वे होना हार्दिक पटेल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराने वाले हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है। आप चाहते हैं जातीय जनगणना हो इस देश में? क्यों नहीं कराना चाहते? क्यों नहीं कराना चाहते? बिल्कुल होनी चाहिए। आज हमारे देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी और हम सब जानते हैं उसी आंकड़े पर आज केंद्र सरकार वो डेटा बाहर कहाँ आया? 7 साल हो गए केंद्र सरकार उन्हीं आंकड़ों को दबा कर बैठी है। वो डेटा कहाँ वही बाहर तो आया? बात 11 करें कि में राज्य कराई, सरकार, 14 तक केंद्र आप लोग सरकार थे, वो डेटा बाहर नहीं आया। चलिए मान लीजिए कि हमने 3 साल नहीं बाहर लाए, नरेंद्र मोदी जी की 7 साल की सरकार हो गई है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना जो हुई थी उसका डेटा लाए और आज 2021 चल रहा है सुमेश जी, हम चाहते हैं कि फिर से जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश के अंदर। जातिगत जनगणना के आधार पर ही हम समझ पाएंगे कि हमें किस समाज को, किस जाति को, किस समुदाय को विकास की उस बागडोर के साथ आगे ले जाना है। चलिए, जातिगत जनगणना से ही हम समझ बहुत सकते हैं बहुत कि किस शुक्रिया समाज हार्दिक को भाई, हमें मेरे पास बहुत वक्त आगे ले की जाना है। कमी है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।